नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, जो हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था पे चर्चा कर रहे थे और उसके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर रखी है कि कैसे अंग्रेज भारत में आए और किस तरह से वो भारत पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको स्थापित किया, और इसके बाद जो भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या किन किन चरणों से वो गुजरा, क्या क्या उसमें परिवर्तन आए उन चीज़ों में, उन कानूनों में जो आज के कानून से हम जोड़ के देखेंगे। और जो भी परिवर्तन आए हैं तब से लेकर आज तक उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करेंगे कि जो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, वो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब ये प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जीतकर वापस इंग्लैंड जाते हैं, और जब 1757 का प्लासी का युद्ध जीतकर रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड पहुंचता है, और इसके बाद वहां से आगमन होता है गवर्नर के रूप में हेक्टर मुनरो का। हेक्टर मुनरो दोस्तों वही व्यक्ति है जो बक्सर के युद्ध में इंग्लैंड सेना का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उसका प्रतिनिधित्व करता है। हेक्टर मुनरो से जो युद्ध होता है बक्सर का, वो 1765 में होता है, 1764 में होता है। और उसी युद्ध में जो इनके जो विरोध में खड़े होते हैं वो मीर कासिम होते हैं, सिराजुद्दौला के दामाद होते हैं, और ये आप कह सकते हैं बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, और जो अवध के नवाब थे वो थे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीन लोगों से इनका युद्ध होता है बक्सर का, और इस युद्ध में भी जो हेक्टर मुनरो होते हैं उनकी विजय होती है। दोस्तों, इसी युद्ध से, और या जो प्लासी के युद्ध था और जो बक्सर के युद्ध थे, इन दोनों युद्ध से जो अंग्रेजी सेना का जो पैर थे, जो उनकी जड़ें थी उनकी शासन की, वो भारतीय व्यवस्था में जम चुकी थी। और इसके बाद दोस्तों एक और भारी परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है कि इसी बीच में 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव पुनः भारत आता है और इलाहाबाद की संधि करता है। दोस्तों, इलाहाबाद की संधि करता है 1765 में। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संधि शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है, और इसी संधि के फलस्वरूप जो ये 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, हेक्टर मुनरो जिसके सेनापति होते हैं, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो बंगाल के नवाब थे उनसे कुंडा का क्षेत्र लेके, कुंडा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप कुंडा का और इलाहाबाद का क्षेत्र जो शाह आलम द्वितीय को, जो मुगल बादशाह होते हैं, उनको दे दिया जाता है, और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन दी जाती है। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये वही संधि है जहां से जो अंतिम जो सवाल बन सकता है कि जो ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा पेंशन पहली बार पेंशन दी गई थी। दोस्तों, ये वही शाह आलम द्वितीय थे जिनको 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन अंग्रेजों के द्वारा दी जाने लगी। और दोस्तों, ये शाह आलम द्वितीय से को ये जो इलाहाबाद कुंडा का क्षेत्र दिया गया था, और इसके बाद इसी संधि के परिणाम स्वरूप इनको बंगाल का जो राजस्व और दीवानी के जो अधिकार मिल गए थे अंग्रेजों को। यहीं से इसी संधि से रॉबर्ट क्लाइव को या अंग्रेजी सेना को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने के पूर्ण रूप से अधिकार मिल गए थे, क्योंकि दोस्तों राजस्व और जो दीवानी के मामले थे उन पे पूर्ण रूप से अधिकार उनको, अंग्रेजों को, इसी संधि के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जब ये वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और वहाँ पे जब इनकी जांच की जाती है, जांच दोस्तों इस तरह से की जाती है कि जो इनसे जो कंपनी से लोग जुड़े हुए होते थे, जब पुनः इंग्लैंड पहुंचते तो इनके पास बहुत पैसा होता था, बहुत धनी हो जाते थे, तो इसकी वहाँ पे जांच की गई ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और पाया गया कि ये लोग वहाँ पे लूट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, और राजाओं से महाराजाओं से नजराना ले रहे हैं, और उनसे उपहार स्वरूप बड़ी बड़ी रियासत ले रहे हैं, और बहुत पैसा वहाँ भारत का लूट रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 1771 ईस्वी में वो इंग्लैंड से एक दूसरे गवर्नर आते हैं जिनका नाम होता दोस्तों वारेन हेस्टिंग। क्या नाम होता दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो
1771 में एक दूसरे गवर्नर आते हैं भारत में, वारेन हेस्टिंग, और फिर दोस्तों यहीं से एक जो भारत का संवैधानिक इतिहास होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है वो दोस्तों। क्योंकि आप देखिए, जब भारत इंग्लैंड 1600 में इंग्लैंड के जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आते हैं जो अंग्रेज, वो वहाँ की रानी एलिजाबेथ प्रथम से जो अधिकार पत्र लेकर के आते हैं, अनुमति लेकर के आते हैं, और यहाँ पे जो भारत के राजा थे उसमें मुगल बादशाह जो थे यहाँ पे जहांगीर थे, और उनको अनुमति दे देते हैं भारत में व्यापार करने की। इसके बाद वो लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं और सन 100 साल के बाद उनके पैर एक तरह से जमने लगते हैं, और 1757 दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप उनके पैर जम चुके होते हैं भारत में पूरी तरह से। और क्योंकि इस अब तक अंग्रेजी संसद को या ब्रिटिश संसद को ये पता चल चुका था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश संसद के नाम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे भारत में कितनी लूट कर रही, लोगों को परेशान कर रही, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए वहाँ से अब एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद से, जिसको कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि दोस्तों 1771 में वारेन हेस्टिंग भारत आ चुके थे, और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांट रखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, दूसरे पे लिखा हुआ ताज या राजा का शासन। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ के जो शासन के या जो उनके चार्टर एक्ट दिख रहे हैं वो दोस्तों क्या थे कि वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भेजे गए थे। एक तरह से कंपनी पे जो ब्रिटिश संसद का एक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी, और ये उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये एक्ट पारित किए गए थे, चार्टर एक्ट वहाँ से आए थे। और दोस्तों इसके बाद जब कंपनी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है ब्रिटिश संसद का, तब दोस्तों शुरू हो जाता ताज का शासन। दोस्तों ताज का शासन का क्या था कि आप ये देख जो उनका आखिरी चार्टर एक्ट है 1853 में आया हुआ। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 1857 में दोस्तों क्या हुई थी, अपने यहाँ क्रांति हुई थी, जो महान क्रांति भारत की हुई है, जो स्वतंत्रता संग्राम की जो जिसका जन्म माना जाता है जहाँ से, दोस्तों वो क्रांति 1857 में हो चुकी थी। और दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप कंपनी के पूर्ण अधिकार छीन लिए जाते हैं और ताज का शासन भारत में शुरू हो जाता है, और यहीं से 1858 का भारत शासन अधिनियम की शुरुआत होती है। दोस्तों फिर हम अब एक एक करके हम इन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट को और भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों देख लेते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा, उस हम लोग पहले बात करते हैं और देखते हैं कि उस एक्ट में ऐसे क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण ये एक्ट हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और भारतीय संविधान में इसकी क्या महत्वता है। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, उसमें क्या किया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों वारेन हेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जो बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों, ये के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, और जब ये 1771 में भारत आते हैं तो इनको बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है। लेकिन जब एक्ट आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो इनको पूरे भारत का बना दिया जाता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और यहीं से गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत हो जाती है। उसके पहले जो लोग आते थे सिर्फ गवर्नर होते थे, लेकिन जब 1773 का एक्ट आता है तो इनको बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इनके अधीन जो वारेन हेस्टिंग थे, इनके अधीन दोस्तों बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया जाता है। यानी आप यहाँ से देख रहे हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी जाती है। जो 1773 का जो एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी जाती है, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और उसके अधीन बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया जाता है। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटिश भारत का उस समय का जो जिसमें अंग्रेजों का जो शासन था वो इतना बड़ा था कि अकेले सिर्फ उसको संभालने से तो संभल नहीं सकता, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। तो जो वारेन हेस्टिंग की जो एक परिषद बनाई गई उसमें 4 सदस्य थे, और उनकी इस प्रशासनिक सुविधा के लिए इस परिषद का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 के एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से रख दी गई थी। और दोस्तों क्योंकि हमने आपको बताया कि कंपनी पे अब ब्रिटिश संसद नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी, दोस्तों यहीं से
जो उनके आर्थिक और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको उन पे नियंत्रण स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई कंपनी के द्वारा। और इसको दोस्तों इस जो ये दोस्तों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसके द्वारा उनके प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों पे पूर्ण रूप से नजर रखी गई। और क्योंकि दोस्तों ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी, उनका काम ये था कि जो भी कंपनी के कार्य भारत में हो रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से वो नजर रखें और उनके आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों पर जो नजर रखे और उसको सीधे जाके ब्रिटिश संसद को वो रिपोर्ट करे जाके। इस तरह से दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ दोस्तों, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना बंगाल में की गई। कहाँ पे दोस्तों की गई? 1773 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना दोस्तों बंगाल में की जाती है। और दोस्तों इसके जो प्रथम जो न्यायाधीश थे, जो इस सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे थे दोस्तों। नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि जो इनके जो प्रथम न्यायाधीश थे दोस्तों सर एलिजा इम्पे थे। और दोस्तों इनकी सहायता के लिए 3 सदस्य 3 जज और दिए गए, 3 जज और नियुक्त किए गए। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रथम जो कोर्ट बनी, जो प्रथम उच्चतम न्यायालय बना, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 उसके अन्य न्यायाधीश रहते हैं। इस तरह से दोस्तों ये जो भारत का रेगुलेटिंग एक्ट था जो, और इसमें एक काम और किया गया, दोस्तों एक महत्वपूर्ण काम और किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि जो अंग्रेज जो भारत से पैसे लूट रहे थे, जो गिफ्ट ले रहे थे राजाओं से, नजराना ले रहे थे या किसी भी तरह के जो ब्रिटिश कंपनी के जो शासक थे उनके द्वारा जो उनसे पैसे लिए जाते थे, या जो जिस तरह से भी खजाने पे जो उनके जो रजवाड़ों के जो खजाने थे उसको जो लूट मचा रहे थे, उसमें जो उस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई। और ये कहा गया कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक प्रशासक थे वो अब राजाओं से पैसे या उपहार नहीं लेंगे। और इस तरह से जितने महत्वपूर्ण परिवर्तन उसमें दोस्तों होते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और एक एक्ट दोस्तों और आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों। ये एक्ट दोस्तों क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1774 में दोस्तों उच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी होती है। और क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की जो व्यवस्था थी उस पर जो नज़र रखने की जो शुरुआत उसने इस 1773 के एक्ट से उसने कर दी थी, क्योंकि इसी एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं और उस पर नज़र रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है कलकत्ता में। तो दोस्तों क्योंकि अब जब उस पर सुप्रीम कोर्ट नज़र रख रहा था तो इनके बीच में और वारेन हेस्टिंग के बीच में मतभेद उत्पन्न हो रहे थे दोस्तों। इसी मतभेद को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सदन ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया 1781 में। और दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप ये प्रावधान किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंपनी के कर्मचारियों का केस नहीं देखेगा। जो उनके बीच में जो चीज़ें थी, उनके बीच के जो प्रॉब्लम्स थी, उनको ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी, उनको रेगुलेट नहीं करेगी। और इसी को दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। और इसके बाद दोस्तों आता है 1784 में दोस्तों, इसके बाद आता है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। तो इसके बाद 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आता है दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद अब हम लोग बात करेंगे 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों
जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, वो तो शुरुआत थी वहाँ से चार्टर एक्ट या कंपनी को रेगुलेट करने को, उसको अधिनियमित करने के लिए। और दोस्तों क्योंकि जो इस एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा उनको खत्म किया गया। और फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। ये पिट्स कौन थे दोस्तों? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं और उनका नाम जो पिट्स रहता है उसी के नाम पे एक्ट आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और दोस्तों इसके क्या महत्वपूर्ण जो इसके पॉइंट्स थे, या जो इसमें जो 1784 के एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में जो दोस्तों जो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए वो दोस्तों क्या थे कि सबसे जो महत्वपूर्ण कानून था इसका, जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को दोस्तों अलग अलग कर दिया गया था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि आपने पहले पढ़ा था कि ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था दोस्तों। आपने पिछले एक्ट में ध्यान दिया था 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, जो कंपनी के अधिकारियों के उनके काम करने के तरीके पे दोस्तों नज़र रख रहा था। उसी तरह दोस्तों अभी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा बदलाव किया गया। उसमें दो वर्गों में दोस्तों बांट दिया जाता है। और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था और कंपनी के कार्यों को दो रूपों में बांट दिया गया दोस्तों। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया गया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोस्तों व्यापारिक कार्यों को देखता था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक कार्यों को देखता था दोस्तों। इनकी सहायता के लिए 6 सदस्य की एक परिषद का निर्माण फिर से किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मतलब इनमें जो सदस्य संख्या थी वो 6 थी और उनकी सहायता के लिए इनका निर्माण किया गया था। और दोस्तों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये व्यापारिक कार्यों पर दृष्टि रखते थे। और दोस्तों इसमें एक जो महत्वपूर्ण काम हुआ कि जितना भी क्षेत्र था जहां पे ब्रिटिश आधिपत्य था, जो कंपनी का शासन था, उसको पहली बार ब्रिटिश भारत बोला। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों कि जो पहली बार जो किसी एक्ट में अगर कंपनी ने या ब्रिटेन ने जो ब्रिटिश भारत बोला वो किस एक्ट में बोला? तो दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया था कि जो कंपनी का जितने भी क्षेत्र के अंदर अगर उसका जो आधिपत्य था उसको क्या बोला गया दोस्तों? ब्रिटिश भारत। को दोस्तों ब्रिटिश भारत बोला गया। और यहीं से एक बार फिर से द्वैत शासन लगा दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि आपको दोस्तों याद हो कि जब वो बक्सर का युद्ध खत्म हुआ था 1764 में, तब पहली बार द्वैत शासन लगाया गया था। इसके बाद दोबारा से फिर से द्वैत शासन लगाया जाता दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। दोस्तों कंपनी ने या ब्रिटिश ने जो दूसरी बार जो द्वैत शासन लगाया था वो 1784 के एक्ट में लगाया था। जो दूसरी बार द्वैत शासन लगा था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से दोस्तों दूसरी बार दोस्तों द्वैत शासन लगा था। और दोस्तों पहली बार 1764 में लगा था जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तब लगा था पहली बार, और दूसरी बार 1784 के एक्ट में लगाया गया। इस तरह से दोस्तों जो 3 आपके जो एक्ट आए, जो अधिनियम आए उधर से ब्रिटिश भारत के लिए या भारत के लिए ब्रिटिश के द्वारा, वो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट। और दोस्तों इसके बाद हम लोग 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी अब धीरे धीरे ही सही, जो ब्रिटिश संसद थी कंपनी पर धीरे धीरे ही सही नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है और उनको अपने कंट्रोल में रख रही है। और क्योंकि उसने अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी, द्वैत शासन की स्थापना कर दी भारत में दूसरी बार। और इस तरह से दोस्तों हमारे 2 एक्ट जो महत्वपूर्ण एक्ट थे, जो भारतीय संविधान के जो चरणों की शुरुआत के लिए जो महत्वपूर्ण एक्ट थे, उन पे हम लोगों ने आज बात कर ली है। अब हम लोग 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। उसको दोस्तों हम लोग दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे तब के। और अगर दोस्तों अब तक आपको जो संविधान का संवैधानिक इतिहास है उससे संबंधित, या जो अब तक मैंने 2 एक्ट बताया आपको, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इनमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछिए और उसका हम उत्तर जरूर देंगे। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।